नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप दबाल। 2 दिन से हरियाणा की राजनीति का जो घटनाक्रम है वो जब इतिहास में लिखा जाएगा तो उसकी कई तरह से विवेचनाएं की जा सकती है। मुख्यमंत्री बदल दिए गए, गठबंधन टूट गया और गठबंधन में जो पार्टी थी वो भी टूट गई और उस पार्टी की आज हिसार में एक जनसभा रैली जलसा कह लीजिए आप वो भी थी। आज 2 टेस्ट हुए हैं। एक फ्लोर टेस्ट हुआ जो विधानसभा में पास कर लिया गया नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा, और एक टेस्ट हिसार में कह लीजिए 2018-19 में जो पार्टी अस्तित्व में आई थी उसका टेस्ट था। वहां क्या बोला जाता है, सबकी निगाहें इस पे थी, गठबंधन टूटने के कारणों पे निगाहें थी और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक टूटी हुई पार्टी किस तरह से आगे चलेगी इस पे निगाहें थी। विधानसभा में जो बोला गया उस पर चर्चा करेंगे। उस जनसभा में जननायक जनता पार्टी की जो बोला गया उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के 2 वरिष्ठ पत्रकार जिनको आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उनके लेख पढ़ते आए हैं और हरियाणा की राजनीति के धुरंधर, कम से कम मैं मानता हूं, मेरे गुरु भी रहे हैं दोनों के दोनों, और बेहतरीन पत्रकार हैं। और मुझे सौभाग्य है कि धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ है, कुलदीप चौरान जी हमारे साथ है, जो विश्लेषण के तौर पर बताएंगे कि पिछले दो दिन का जो घटनाक्रम हुआ है उसको किस तरह देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए और प्रदेश की जनता उसको कैसे जज करे। सबसे पहले धर्मपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज जनसभा हुई, कल गठबंधन टूटा था, उसके बाद 5 विधायक जननायक जनता पार्टी के टूट गए। उसके बाद एक टेस्ट ये माना जा रहा था कि ये जनसभा कैसी होगी। इस जनसभा में जो वक्ताओं ने अपने विचार रखे उसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा, नव संकल्प रैली इसका नाम दिया गया। उसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम आजाद हो गए हैं और गठबंधन में कुछ पाबंदियां होती है, अब हम खुल के जनता की आवाज उठाएंगे। धनखड़ जी, जनता की आवाज उठाने के लिए तो जनता ने 23% वोट दिया था। जनता की आवाज उठाने के लिए ही जनता ने 10 विधायक चुन के दिए थे। तो पाबंदियां गठबंधन की थी या मजबूरियां अपनी थी? देखिए प्रदीप, जनता ने वोट दिया था बीजेपी के आगे। जी। बीजेपी की आलोचना की जा रही थी, बीजेपी के खिलाफ जो है वो हरियाणा के लोगों ने जेजेपी को 10 सीटें दी। तो और जिस तरीके से जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने जनता की भावनाओं के विपरीत जाकर के ये समझौता किया था और गठबंधन में शामिल हुए, सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ समझौता किया था। वो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये जनता की आवाज उठाने वाली बात नहीं थी, बल्कि सत्ता में साझेदारी की बात। तो यहाँ सत्ता में साझेदारी के लिए उन्होंने जो है एक समझौता किया। उसमें भले ही जनता के भी कुछ काम हुए हैं और अच्छी बात है, क्योंकि जब अ, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों के ही चुने जाते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में था कि जो जिस पार्टी की आपने आलोचना करके वोट लोगों के लिए है, जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने चुनाव लड़के वोट किए हैं, उस पार्टी के साथ अगर आप सरकार बना में शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को कुछ अटपटा लगता है, कुछ धक्का लगता है और कुछ बुरा लगता है। लेकिन आज के लोकतंत्र में ये चीजें आम हो गई हैं और वही जो है दुष्यंत चौटाला ने भी किया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो उनको अलग होने का रास्ता दिया है और जो आवाज उठाने की बात कह रहे हैं, ये तो हमेशा नेता कहते आए हैं, कि वो जनता की सेवा के लिए आए। अरे भाई, आप जनता की सेवा के लिए ज़रूर आए। एक-एक नेता को मैं कहता हूँ, जब भी उसके ऊपर कोई कुर्सी पे संकट आता है, तो वो सत्ता जनता की आवाज़ सत्ता बन। मिल जाए तो भी जनता की सेवा, ना मिले तो भी जनता की सेवा, सत्ता किसी भी सूरत में मिले तो भी जनता की सेवा। जनता की सेवा का नाम है। और काम क्या क्या हुए ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। विजय वर्गीय कह रहे हैं कि बदनामी ज्यादा होने लगी थी। ये बदनामी का कारण क्या था? क्या जननायक जनता पार्टी की ओर से ऐसे ऐसे कोई कुकर्म कर दिए गए थे जिसकी वजह से बदनामी हो रही थी?
वजह क्या थी बदनामी की? वो तो बेचारी जब किसानों पे अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, उनको रोका गया, जब खिलाड़ियों को उनका न्याय मिलने की बात आई, जब भी खामोश रहे, तो बदनामी किस चीज की? वो तो जब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बयान दे रही थी कि 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे और समझौता जो है वो सरकार चलाने के लिए हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ, उसके बावजूद वो जननायक जनता पार्टी चुप रही। तो बदनामी जननायक जनता पार्टी की वजह से हो रही थी। ये इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें हरियाणा के दर्शकों को। प्रदीप, इसमें क्या है कि आप, बहुत सीधी बात है कि आप जनता के बीच आए हैं, जननेता बनना है, जनता के लिए काम करना है और राजनीति आपका प्रोफेशन। और राजनीति का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि बहुत ज्यादा जीवन को, आदमी के व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करने लगी है आम आदमी के। और राजनीतिक जो फैसला लेते हैं, जो सत्ता फैसला लेती है, उसका प्रभाव पड़ता है आम आदमी। अब सवाल ये उठता है कि आप जन सेवा के लिए गए, लेकिन किसानों को उनके हक नहीं मिल रही थी। जब वो अपने हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब आप शांत बैठे। क्यों भाई? तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? पहलवानों के साथ प्रधानमंत्री जिन पहलवानों को कहते थे कि आप तो मेरे परिवार के, और उन पहलवानों पर, उन महिला पहलवानों पर दिल्ली पुलिस का जूता रखा हुआ था, और प्रधानमंत्री नई संसद में सेंगोल राजदंड की स्थापना कर रहे थे, तब भी आप चुप रहे। तो बहुत सारे ऐसे कांड हुए इस बीच में, बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई कि आप नहीं, लगातार जो है। ये तो चुप रहे कुलदीप चौरान जी। लेकिन आज नए मुख्यमंत्री जो है वो फ्लोर टेस्ट था और उसमें पास भी हो गए, और होना भी था, वो तो सबको पता भी था। लेकिन उन्होंने बड़े कसीदे गढ़े। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितना काम किया है वो सराहनीय है, और एक मिसाल उन्होंने 9.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कायम की है काम करने की, और उनके कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। सारी बातें हुई। उसके बावजूद सवाल तो यही है, अगर बेहतर काम कर रहे थे, लोगों का भरोसा था, तो फिर गद्दी क्यों चली गई उनकी? देखिए प्रदीप, मुझे ये लगता है कि जो हरियाणा में जो बीजेपी में जो नया घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम जो है खट्टर साहब के प्रति नाराजगी का, या खट्टर साहब के खिलाफ हाईकमान के आक्रोश का, नाराजगी का आलम नहीं है। बल्कि मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जहां तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी ने वही किया जो एक शागिर्द अपने गुरु के लिए करता है। अब खट्टर जी की मेहरबानी से ही नायब जी को कुर्सी मिली है, और वो नायाब हो गए हैं नायब से। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, वो पार्टी के नेता के तौर पर और पूर्व सीएम के साथ अपनी गुडविल को लेकर जो कही हैं, वो बिल्कुल जायज़ लगती हैं। क्योंकि जो नया मुख्यमंत्री है, पहले दिन विधानसभा के अंदर वही कहेगा जो उनकी पार्टी की लाइन है, वही कहेगा जो उनकी सरकार की उपलब्धि है, और वही कहेगा जो उसके लिए सुविधाजनक रास्ता लगता है। नायब श्रेणी और लॉटरी लगी है नायब श्रेणी की, तो नायब श्रेणी के लिए इसे गोल्डन मोमेंट और बेहतर लाइफ में हो नहीं सकता। आपको बता दें, कल सुबह 10 बजे हमारी नायब सैनी जी से बात हुई। हमें पता लग गया था कि नायब सैनी जी की लॉटरी लगने वाली है। जब हमने पूछा कि नायब जी, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? उन्होंने कहा, जी क्यों मजाक करते हैं, हमारे जैसे इंसान को सीएम कौन बनाएगा? तो जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा तोहफा मिला है, और वो तोहफा सिर्फ और सिर्फ जो है खट्टर जी के कारण मिला है। सभी जानते हैं कि वो खट्टर जी के बिल्कुल विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं, वो उनके साथ काम भी कर चुके हैं। तो इसलिए उनकी बात में कोई भी मुझे अजीब बात नहीं लगी। और जहां तक खट्टर सरकार की चीजें हैं, ये कई चीजों में खट्टर साहब की जो मैं प्रशंसा करता हूँ, कई बातों में आलोचना भी करता हूँ कि उन्होंने जो है नौकरियों में जो पारदर्शिता रखी है, जिस तरह से एचसीएस में पहली बार 25 साल के करियर में आम घरों के बच्चे लगते हुए देखे हैं, जिस तरह से प्रशासन में पारदर्शिता आई है, वो चीजें काफी खट्टर साहब ने उस साल में अच्छी की हैं, जो हरियाणा के अंदर एक नया ट्रेंड बना है। आज बच्चों में ये भरोसा जागने लगा है कि भी कहीं न कहीं चीजें मेहनत से नौकरी मिल सकती है। और जो लेकिन बीजेपी का जो कुलदीप जी, आज आज जब खट्टर साहब बोल रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि जब मैं
पहली बार आया था तो मुझे अनुभवहीन बताया गया था। ये सवाल तो आज भी खड़ा होता है, अगर मुख्यमंत्री 10 साल रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी को अपने अपने कार्यकर्ताओं, अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध को नहीं पहचान पा रहे और उनको मनाने में नाकामयाब रहे, उनको उनको कहीं ना कहीं साधने में नाकामयाब रहे। खुद भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 2 दशक तक राज करके चले गए। अनुभवहीनता तो अभी भी सामने आ रही है, जाहिर हो रही है, पता चल रहा है कि अगर वो इस पे काम करते तो हो सकता है प्रदेश के लोगों को कुछ और बेहतर योजनाएं मिलती। इसका मतलब यह था कि भीतर खींचतान इतनी ज्यादा थी मुख्यमंत्री को लेके, और मुख्यमंत्री को जिस तरह आपने भी कहा जो फीडबैक दी गई वो नेगेटिव दी गई। तो ये तो चल ही रहा था, जब 2019 में 19 के इलेक्शन से पहले भी मुख्यमंत्री को हटाने की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं अनुभवहीनता तो राजनीति में, अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं तो देश की सेवा, प्रदेश की सेवा कैसे कर पाएंगे? देखिए प्रदीप, मैं साफ तौर पे एक चीज को मानता हूँ, खट्टर जी का जो 9.5 साल का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें तमाम विरोधी निपटा दिए गए या खुद निपट गए, या तो उन्हें जनता ने हरा दिया या फिर हाईकमान ने उनको साइडलाइन कर दिया। तो खट्टर साहब के लिए ऐसी कोई संकट की बात मुझे नजर नहीं आती कि जिसकी वजह से उन्हें कोई चिंता हो। मैंने इस प्रदेश में लगभग 5 मुख्यमंत्रियों को आते हुए और जाते हुए देखा है, जिनमें चौधरी बृजलाल भी थे, बंसीलाल भी थे, ओम प्रकाश चौटाला भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। कल जब राज्य भवन से इस्तीफा देकर खट्टर साहब निकले, तो उनके चेहरे पर मायूसी की बजाय चमक थी। तो खट्टर साहब के लिए ये कुर्सी का मुझे लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा बड़ा उनको मिलने वाला है, इसके चलते उन्हें एहसास हो गया है कि वो जो आगे जो जा रहे हैं, वो किसी न किसी बड़े पद पर जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह आज उन्होंने करनाल से अपना विदा का त्याग पत्र भी दे दिया है, तो वो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। और खट्टर साहब के लिए ये बड़ी बात है कि उनका जो कहा है, उनकी जो सिफारिश है, उसको हाईकमान ने मानने का काम किया है। और यही वजह नहीं, है कि इसमें सवाल, जिस साल नाराज इसमें होगी। इसमें कुलदीप कुलदीप जी, बड़ा सवाल यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है तो पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ इस तरह का बयान भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इतने ही दिन बचे हुए जितने उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। आचार संहिता लगने वाली है, विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं, 6-7 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का उहापोह की या कंफ्यूजन की स्थिति रखी जाएगी कि क्यों हटाया गया, यही पार्टी नहीं बता रही है, तो आकलन तो यही किया जाएगा। आपने भी बताया नेगेटिव फीडबैक था, संभाल नहीं पा रहे थे, कार्यकर्ता नाराज थे, तो उसके बाद कितना भी बड़ा पद दे दिया जाए, बाद में एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन जब हटाया गया है तो उसका कारण पार्टी की ओर से कुछ, अब कुछ ये भी ना बताया जाए कि उसको क्या बनाया जा रहा है, लेकिन ये तो बताया जाए कि उनके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है, ताकि भाजपा के जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको थोड़ा आश्वासन रहे। देखिए प्रदीप, जो बीजेपी की जो रणनीति होती है ना, हमेशा सरप्राइजिंग रणनीति होती है। वो एकदम जैसे हम सोच नहीं रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि आज तो बैठक के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन का ही खात्मा होगा। लेकिन जब 8 सरप्राइजिंग बजे तो जब हम वहां पे हम्म, सीम हाउस पे गए, तो उससे पहले किसी को था नहीं कि भाई जो हम सीम हाउस के सामने से कवरेज कर रहे थे, तो ये लगता था कि आज तो सिर्फ क्या होगा कि भाई मीटिंग होगी, मीटिंग में जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान होगा। लेकिन 2 घंटे बाद पता चला कि सीएम खट्टर साहब की विदाई हो रही है। तो बीजेपी का जो आकलन है, उसके बारे में मान लीजिए प्रदीप, वो एक सबसे अलग आकलन है। और उस आकलन की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि इस पार्टी की, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, और चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, यहाँ किसी की कोई कुर्सी पक्की नहीं है। यहाँ पर हाईकमान जिस नेता को चाहे वो अपग्रेड कर देता है, और जिस नेता को चाहे वो रास्ते पर ला खड़ा कर देता है। धनखड़ जी, बड़ा सवाल ये है, कुलदीप जी ने कहा कि यहाँ किसी की वसीयत पक्की नहीं है और हाईकमान जिसको चाहे आगे बढ़ाता है, जिसको चाहे रास्ते पे लेके आ जाता है। लेकिन अनिल विज साहब तो आजकल ना रास्ते पे है ना सरकार में है। वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का भगत हूं, लेकिन कल विधायक दल की बैठक से उठ के चले गए। पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछो, दिल्ली से आए लोग हैं, मंत्रिमंडल की शपथ में शामिल नहीं हुए। आज उनको लेके खुलासे किए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उनका नाम होना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं मनाने की। 2 बार जेपी नड्डा का फोन भी उनके पास गालियां बता रहे हैं। तो ये इतना बड़ा घटनाक्रम, और इतने बड़े लीडर, 6 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री इस तरह से नाराज चल रहे हैं। 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो प्रकरण चल रहा है, वैसे भी विश्वास को लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, ऊपर से विज साहब की नाराजगी, इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए, अनिल विज की नाराजगी अपनी जगह है। अनिल विज खुद को जो है वो मुख्यमंत्री
पद का दावेदार मानते हैं और उनकी सीनियरिटी भी है। लेकिन जिस तरह का बीजेपी में आज चलन चल रहा है कि नए लोगों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक नज़रिए से ठीक ही है कि नई पीढ़ी जो है नेतृत्व के लिए तैयार की जा रही है, बुजुर्गों को रिटायर किया जा रहा है और ये होते रहना भी चाहिए, हर पार्टी में होते रहना चाहिए कि एक बार कोई पार्टी अध्यक्ष बन गया या पार्टी में बड़े स्तर पे पहुँच गया, तो उम्र भर चलता रहे, मरने तक चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से एस्टेब्लिश नेताओं एकदम से दरकिनार किया जा रहा है, वो गौर करने लायक कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री मैं आपको अंदर की खबर एक बताना चाहूंगा। जब अनिल विज साहब से पूरा इस घटनाक्रम को लेकर कल सुबह चर्चा की गई कि टेक्निकल दिक्कतें हैं, इसलिए मनोहर लाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा, उस समय अनिल विज और मनोहर लाल जी एक गाड़ी में बैठ के राजभवन गए थे। उनको उस वक्त तक नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री गाड़ी में साथ होने के बावजूद सीएम साहब ने उनको, जब उस समय सीएम थे मनोहर लाल जी, उन्होंने उनको ये कहा जा रहा है, अंदर की बात है कि उनको नहीं बताया कि सीएम बदलने जा रहे हैं। पर्यवेक्षक आ गए और जब नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, तब उनको ये लगा कि मुझे 4 घंटे से अंधेरे में रखने का प्रयास किया गया, जबकि वो पार्टी के इतने पुराने लीडर हैं। जब 2 विधायक और 4 विधायक जीत के आते थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी वो विधायक होते थे, 6 बार के विधायक, और विज साहब को इस तरह से अंधेरे में रखना, तो गुस्सा, या वो कोई उससे ज्यादा थोड़ी मांग रहे जितना वो डिजर्व करते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि जितना मैं डिजर्व करता हूं उतना तो मिलना चाहिए ना। अगर पार्टी में कोई फैसला लिया जा रहा है उसमें मुझे शामिल किया जाए। प्रदीप, वही बात है कि एक तरह से पार्टी ने जो है ये फैसला पूरी तरह से गुप्त रखा हुआ था। पर्यवेक्षकों को भी नहीं पता था कि किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसको, वो भी एक अलग से एक मैसेज भेजा गया था। मुझे पता है किसके हाथ वो मैसेज भेजा था, लेकिन मैं उसको आउट नहीं कर सकता इस वक्त। जी। ऑन स्क्रीन नहीं चाहूंगा, बचना चाहूंगा उस चीज से। लेकिन एक अलग आदमी को हाथ मैसेज भेजा गया था, एक अलग नेता के साथ मैसेज भेजा गया था और जिसको केवल ये बताया गया था कि ये पर्ची है, ये पर्ची जाकर के वहां खुलेगी और जाके मुख्यमंत्री बनवाए। तो बहुत सीक्रेट जो है वो रखा था और मुझे ऐसा लगता है कि खुद मुख्यमंत्री तक को भी ये आभास ना हो कि उन्हें बदला जा रहा है। उनको बदल दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वो केंद्र के निर्देश पर ही मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनके साथ कोई विधायक नहीं था, कुछ नहीं था। केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उनको पता है कि पार्टी आलाकमान जो कर रहा है, उन्हीं का निर्देश, उन्हीं का आदेश सर्वोपरि। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अंतिम समय तक अपनी रणनीति जो है वो गुप्त रखी है और आखिर तक अब इसमें भी क्या रणनीति रह गई कि जब उनको गठबंधन तोड़ना है, बीजेपी से खत्म करना है, तो उसका भी ऐलान नहीं किया जाता, जी। उसका भी ऐलान करने से बचा जाता। ये भी एक रणनीति का हिस्सा था कि हम जो है, बताया यही जा रहा था कि भाई मंत्रिमंडल जो है वो बदलने जा रहा है, मतलब पूरा ये जो पूरी कैबिनेट जो है वो इस्तीफा देने जा रही है। यानी कैबिनेट का इस्तीफा तो उसी वक्त हो जाता है जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। मुख्यमंत्री जब रिजाइन कर देता है तो अपने आप कैबिनेट जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कैबिनेट जो है वो मुख्यमंत्री की कैबिनेट। मेरा अंतिम तो सवाल उनका आप दोनों से रहेगा, एक एक करके। कुलदीप चौरान साहब, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, ये 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद 2 बड़े चुनाव हैं। लोकसभा का सिर पे खड़ा है और विधानसभा के चुनाव हैं। सबसे पहले जननायक जनता पार्टी
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनेलो। क्या प्रभाव इस पूरे घटनाक्रम का तीनों दलों पे रहने की संभावना हम मान के चल सकते हैं? देखिए प्रदीप, पूरे घटनाक्रम का फायदा बीजेपी को हुआ है। मनोहर खट्टर को हटाने से किसानों और सरदार वोटों की जो नाराजगी थी खट्टर के प्रति, नाराजगी दूर कर दी है। यानी खट्टर साहब की एंटी कैपेसिटी को खत्म किया है। इसके साथ साथ जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था, जो बीजेपी के लिए सिरदर्दी बना हुआ था, उसका भी कांटा निकाल दिया गया है। इस मामले में ओबीसी पहला सीन बनाकर बीजेपी ने ओबीसी वोटरों के ऊपर भी पूरा पूरा फोकस करने का काम किया, लामबंद करने की प्लानिंग को अमली जामा पहनाया है। जी। जेजेपी को सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है प्रदीप, क्योंकि जेजेपी कहने को तो 10 सीटों की तैयारी कर रही थी, लेकिन जेजेपी को पता था कि उनके पास में वोट बैंक नहीं बचा है। अकेले वो चुनाव लड़ेगी तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, और इसीलिए वो एक सीट हो पर भी सकता है 10 सीटों चुनाव। पे कैंडिडेट भी ना मिले। हाँ हाँ, वही ना, तो इसलिए एक सीट पर रजामंद भी थी। लेकिन बीजेपी ने, आप देखिए बीजेपी के तमाम नेता पहले दिन से कह रहे कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला को ये शायद लगता था कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई में उनकी कुर्सी बच सकती है, उनको एक सीट भी मिल सकती है। लेकिन ये भी तय था कि ना तो उनकी कुर्सी बची और ना ही उनको कोई सीट मिली। और अब हालात देखिए, आज की जो रैली थी, ये कहा गया था कि इस रैली में जेजेपी अपना भविष्य की रणनीति का ऐलान करेगी, लेकिन आज की रैली में कोई ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि जेजेपी को पता है कि अगर अकेले चुनाव होंगे तो जो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसलिए कह दिया गया कि अजय चौटाला तय करेंगे कि बीजेपी के सामने, कांग्रेस के सामने जेजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मुझे लगता है कि 2 ही फैसले आएंगे, या तो जेजेपी हिसार और भिवानी पर चुनाव लड़ेगी, या ये कह दिया जाएगा कि बीजेपी के सामने वोट काटू की पोजीशन से बचने के लिए जेजेपी किसी सीट पर चुनाव ना लड़े और विधानसभा चुनाव पर फोकस करे। कांग्रेस को भी इस मामले से फायदा होगा। अगर बीजेपी और जेजेपी के सामने गठबंधन टूटने के बाद अगर जेजेपी मैदान से हटती है, तो उसका जो वोट बैंक है वो भूपेंद्र हुड्डा के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को जा सकता है। इस मामले में आईएनएलडी को कोई भी फायदा हुआ है या ना नुकसान हुआ है। वो जहां थी प्रदीप वहीं की वहीं खड़ी हुई है। धनखड़ साहब। प्रदीप, मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना गेम प्लान जो है वो लागू कर दिया। और ये जी। पहले से तय कि लोकसभा चुनाव से पहले, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 4 महीने लेट हो गया है ये घटनाक्रम। अगर जेजेपी कुछ आरोप लगा करके पहले से छोड़ती तो लगता है कि कुछ वो गेन कर सकती। जी। 1 साल पहले छोड़ने का अंदाजा था कि तमाम राजनीतिक पर्यवेक्षकों का, जब इनका गठबंधन हुआ था तो ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन 4 साल तक चलेगा और 5वें साल में ये टूट जाएगा। लेकिन 5वें साल में टूटा तो, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गया, 3-4 महीने ज़्यादा हम्म। समय तक चल गए। तो उस स्थिति में बीजेपी जेजेपी ज़्यादा फ़ायदे में रहती अगर वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके लोगों के बीच जाती। और वो इनके पास चांस था, मौका था, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने चाहा कि आप जो है, बीजेपी ने उनको जो है एनडीए का हिस्सा मान लिया। आज जब एनडीए यानी बीजेपी छोटे-छोटे एक-एक सीट वाले दलों को लेकर के आगे बढ़ रही है, उनके साथ समझौते कर रही है, तो ऐसी कौन-सी परिस्थिति थी कि जेजेपी को अलग किया जाए? जेजेपी को एक सीट दी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं थी। और जेजेपी का जो प्रस्ताव था, जैसा कि अभी आज ही जो है वो दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम तो कोई सीट नहीं लेंगे, लेकिन आप ये तय कर दीजिए कि भाई ₹5100 पेंशन हमारा जो वादा है पूरा कर, और हम कहेंगे कि भाई हमारा ये वादा, हमारी ये मांग पूरी कर दी गई है, इसलिए हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो स्थितियाँ दोनों तरफ, लेकिन जेजेपी को विवशता की हालत में ले जाए। जी। और एक तरह से अब उनको जो है, जेजेपी को नुकसान न पहले होना था, ना अब भी कोई नुकसान नहीं है। उनके विधायक अगर वो पहले से छोड़ देते तो उनके विधायक और पहले जो है वो बीजेपी के साथ चली जाती, आधी पार्टी चली ही जानी थी। जैसा कि आज भी ये देखने में आया कि बीजेपी के विधायक, जेजेपी के विधायक सदन में जो है वो बीजेपी के साथ। जी। तो
ऐसे हालात पहले भी थे, उनको अपने विधायक को रोके रखना था, तो इसलिए भी वो सत्ता के साथ जुड़े रहे और इस टूट को रोकने के लिए कि जितनी देर से हो उतना अच्छा है। लेकिन जितनी पहले ये टूट हो जाती, उतना बेहतर था जेजेपी के राजनीतिक भविष्य। रही जी, कांग्रेस की बात, जितनी पहले ये टूट हो जाती वो जेजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होता। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। पार्टी के विधायक टूट चुके हैं। कुलदीप चौरान जी ने बताया कि इससे बीजेपी का फायदा हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं होगा। और मनोहर लाल जी के लिए पार्टी ने कुछ बड़ा सोचा है, इसलिए मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया है। आज फ्लोर टेस्ट पे नायब सैनी पास हो गए हैं, लेकिन एक टेस्ट जो हिसार में हुआ जननायक जनता पार्टी की रैली के माध्यम से, उसमें आप क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। क्या जननायक जनता पार्टी उस फ्लोर टेस्ट में पास हुई है या नहीं हुई है, फेल हुई है? किस तरह से जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, और इसका कांग्रेस को कितना लाभ और कितना हानि होने वाला है? क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी को, जो विश्लेषक कहते हैं कि इस बार दोनों पार्टियां वोट कटवा पार्टी के रूप में सामने आ सकती है, क्या ऐसा संभव है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।